हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनेट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट वन है ये है अपना जीएसटी का जो जुलाई का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है वो राइज हुआ है, इसी से रिलेटेड है। तो इसमें हम जीएसटी को भी देखेंगे, जीएसटी क्या कुछ है हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन रिविजन इज द की, है ना, सबको पता है। जो सेकेंड है अपना ये पोल्ट्री इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसमें जो हमारा पोल्ट्री इंडस्ट्री है उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि जो जीएम सोया सीड्स हैं उनका इंपोर्ट अलाउ किया जाए। तो इस सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्या हैं प्रेजेंटली और उसका क्या इफेक्ट्स है प्रॉब्लम्स की वजह से अभी, एंड क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये सब देखेंगे हम। जो थर्ड होगी अपनी ये है इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन, प्रेजेंट जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन, तो इससे रिलेटेड है। ये भी अच्छा आर्टिकल है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट यही कि जो जीएसटी का अपना रेवेन्यू कलेक्शन है जुलाई का, वो राइज हुआ है अभी। रेवेन्यू कलेक्शन 33% से राइज हुआ है। एंड मतलब लास्ट ईयर जुलाई से कंपेयर करें तो मतलब इंक्रीज हुआ है जीएसटी रेवेन्यू। और ये जो जीएसटी रेवेन्यू अगर कलेक्शन राइज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी रिबाउंड कर रही है ना, तो एक अच्छा साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए। एंड बट इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि ये इनकम्प्लीट रिबाउंड है, हमारी इकोनॉमी जो है वो रिबाउंड तो कर रही है, रिकवरी तो हो रही है उसमें, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। मतलब जितना एक्सपेक्टेड था, जो हमने सोचा है जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं है, इनकम्प्लीट है। बट हाँ, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन राइज हुआ है अभी, और वो भी 33% से राइज हुआ है पहले से। मतलब एक बार लास्ट मंथ हमारा 1 लाख से नीचे चला गया था, 1 लाख करोड़ से नीचे, बट इस मंथ में 1 लाख करोड़ से ऊपर है। तो मतलब अच्छा है ये हमारी इकोनॉमी के लिए। सेकंड न्यूज़ है अपनी, हम जीएसटी देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट वाले में जीएसटी देखना था ना, ऐसे तो हम उसको कई बार रिवाइज कर चुके हैं, बट फिर भी हमें बार बार रिवाइज करते रहना है। तो जीएसटी है अपना इनडायरेक्ट टैक्स है ना, वैल्यू एडिड टैक्स है। हर एक स्टेज पे जो वैल्यू ऐड होती है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो उस पर हर एक वैल्यू एडिशन पे लगता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड फाइनल कंजप्शन पॉइंट पे लगता है ना, तो फाइनल पे लगता है ये, और कंज्यूमर इसे पेड करते हैं जीएसटी को। और ये हमारा जीएसटी है, ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ही कवर करता है, गुड्स को भी कवर करता है और सर्विसेज को भी कवर करता है। जीएसटी बिल आया था स्टार्टिंग में, वो बिल का नंबर था 122, अमेंडमेंट बिल था 122। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, 101, है ना। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट था, 2016 में आया था जीएसटी। और तो हमें एक्ट याद रखना है, 101 था जीएसटी का एक्ट, 101 2016 में आया था। आर्टिकल है इसमें 246A। जो आर्टिकल 246 है ए है, ये जो आर्टिकल है ये स्टेट से रिलेटेड है ना, स्टेट की जो पावर होती है टैक्स करना गुड्स और सर्विसेज, तो इससे रिलेटेड है ना। तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था 246A जो है ये स्टेट से रिलेटेड है, मतलब जीएसटी से रिलेटेड नहीं है ये। मतलब इसमें जीएसटी की मतलब स्टेट की जो पावर ले ली गई थी ना स्टेट से अब, तो इसलिए ये मतलब आया हुआ है। एंड ड्यूअल जीएसटी क्या है, ड्यूअल जीएसटी लगता है जैसे, तो ये सेंट्रल जीएसटी भी लगता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है सीजीएसटी बोलते हैं। स्टेट्स वाला होता है जो एसजीएसटी बोलते हैं, स्टेट्स होते हैं। एंड इंटर स्टेट वाला जो होता है आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो 3 हो गए इसमें, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, है ना। और जीएसटी म्यूचुअली डिसाइड होता है, सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं इसको, है ना। जो हमारी काउंसिल होती है जीएसटी काउंसिल, उनकी मीटिंग होती है, उसमें डिसाइड होता है ये कितनी क्या रेट्स होंगी। और इसमें मल्टीपल रेट्स हैं, है ना। 4 रेट्स हैं मेनली इसमें, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है, 4 हैं इसमें। और जीएसटी काउंसिल होती है, वो डिसाइड करती है रेट्स को। जीएसटी जब आया था तो उस टाइम पे इसमें 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनको सब्सिट्यूट किया था और फिर जीएसटी बना था, है ना। जैसे वेट था पहले, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, ऐसे 17 टैक्स थे, उनको मिलाकर जीएसटी बनाया था। की पॉइंट्स और हैं इसमें कि टैक्स नॉट अंडर जीएसटी। तो कौन कौन से टैक्सेस अभी भी जो हैं, जो जीएसटी में अभी भी नहीं कवर हुए, कौन कौन से हैं वो, बेसिक कस्टम ड्यूटी है जो अभी जीएसटी में नहीं आती है, बाहर है अभी भी, बेसिक कस्टम ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वीएटी वैट, वैट ऑन एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अल्कोहल होती है उस पर अभी भी वैट लगता है, जो स्टेट्स लगाते हैं, है ना। मतलब ह्यूमन कंजप्शन वाली अल्कोहल अलग होती है, और जो दूसरा इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए होती है वो दूसरी होती है। और स्टैम्प ड्यूटी है, ये भी जीएसटी से बाहर है। प्रॉपर्टी टैक्स है जो लोकल बॉडीज लगाती हैं, वो भी बाहर है। एंड प्रोफेशनल टैक्स है, वो भी जीएसटी से बाहर है। तो ये कुछ टैक्सेस हैं जो जीएसटी से अभी भी बाहर है। एंड जीएसटी नॉट इम्पोज ऑन, जीएसटी अगर ब्रॉडर लेवल पर देखें तो किस किस पे नहीं लगता है, वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, टबैको प्रोडक्ट्स हैं, तो इन पे नहीं लगता है जीएसटी। इलेक्ट्रिसिटी पे भी नहीं लगता अभी, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे नहीं लगता है, रियल स्टेट पे नहीं लगता है। तो ये 4 है मेनली, इन पे जीएसटी नहीं इम्पोज होता। जीएसटी काउंसिल अगर की हम बात करें तो जीएसटी काउंसिल आर्टिकल कौन सा है, पहली बात तो आर्टिकल है 279A। आर्टिकल याद रखना है कि जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल है 279A। इसमें क्या होता है, एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन कौन होता है इसका, फिनेंस मिनिस्टर जो हमारे होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं जीएसटी काउंसिल के। और जो मेंबर्स कौन होते हैं, वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर रेवेन्यू ऑफ फिनेंस, है ना। जो स्टेट रेवेन्यू जो स्टेट मिनिस्टर होता है रेवेन्यू फाइनेंस का, वो
यूनियन गवर्नमेंट का, एंड जो फिनेंस और टैक्सेशन या अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, जो हर एक स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपना फिनेंस मिनिस्टर या दूसरा कोई टैक्सेशन मिनिस्टर या कोई किसी भी मिनिस्टर को अपना अपॉइंट करती है, वो मेंबर्स होते हैं इसके, है ना, और चेयरमैन होता है फिनेंस मिनिस्टर। इसमें सेंटर का अगर हम देखें वोटिंग पावर की बात करें, वोटिंग किसका कितना परसेंटेज होता है, तो सेंटर है उसकी 1/3 वोटिंग रहती है, वोटिंग पावर होती है, 1/3 होता है सेंटर का एंड 2/3 होता है स्टेट्स का, है ना। एंड डिसीजन जो होता है, जैसे जीएसटी काउंसिल में डिसीजन लिया जाना है तो उसकी क्या होता है, उसका 3/4 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग, जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए 3/4 से, है ना, तो मेजोरिटी याद रख लेनी है। और सेंटर का पावर है 1/3, स्टेट्स की 2/3 एंड डिसीजन होता है 3/4 से। यस, इसमें इतना ही था, जीएसटी अपना हो गया है। एंड सेकंड न्यूज अपनी, सेकंड है पोल्ट्री इंडस्ट्री से रिलेटेड। जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उन्होंने अभी गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि भाई उन्हें जीएम सोया सीड्स का इंपोर्ट अलाउ किया जाए, है ना। तो अभी क्या है, जो जीएम सोया सीड्स हैं मतलब इनका इंपोर्ट कर सकें, हम बाहर से खरीद सकें, ये फीड होता है, पोल्ट्री फीड में काम आता है सोया सीड्स, सोयाबीन। तो इसमें प्रॉब्लम्स देखते हैं, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी प्रेजेंटली क्या फेस कर रही है, ये एक तो पेंडेमिक हिट है, सबको पता है पेंडेमिक की वजह से, पेंडेमिक है, इसकी वजह से सारे ही सेक्टर हिट हुए हैं, सारे ही प्रभावित हुए हैं, तो पोल्ट्री सेक्टर भी हिट हुआ है। तो सेकंड है इसमें राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, सोयाबीन है, मेज है ना, तो जो सोयाबीन है इसका 25% वेटेज होता है पोल्ट्री फीड में, जो पोल्ट्री होता है उनका जो फीड बनता है उसमें सोयाबीन 25% है, तो ये इसका कॉस्ट हाई हो गई है। दूसरा मेज होता है, जो मक्का होती है उसका भी कॉस्ट हाई हो गई है, तो इस वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट हाई है, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट भी हाई हो गई है। मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट लिंक बिटवीन पोल्ट्री एंड एवियन फ्लू आउटब्रेक, तो स्टार्टिंग में जैसे कोविड आया था उस टाइम पे, उसी टाइम की बात है कि पोल्ट्री का और एवियन फ्लू का भी मतलब था कि इन दोनों का लिंक है। दूसरा पोल्ट्री का और जो ये कोविड था इसका भी लिंक की न्यूज़ फैली थी, इस वजह से मतलब ये सेक्टर हिट हुआ था उस टाइम पे काफ़ी। फिर है नेचुरल क्लेमिटीज़, है ना, जो डिजीज़ वगैरह आते रहते हैं मतलब पोल्ट्री फार्म होते हैं उनमें। एंड फिनेंशियल क्राइसिस फॉर पोल्ट्री फार्मर्स, तो फिनेंशियल क्राइसिस तो है ही, मतलब ये न्यूज़ फैल गई थी उस टाइम पे मतलब, एंड मतलब पेंडेमिक की वजह से पूरा ही हिट हुआ है, तो मतलब यही क्राइसिस सिचुएशन है ही पोल्ट्री फार्मर्स के लिए। हाई स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ इन सोया कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन एनसीडीएक्स, तो जो हमारा नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज है वहाँ पे जो सोया कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अभी उनकी स्पेकुलेशन हाई है ना, तो इस वजह से भी उनका प्राइस मतलब हिट हो गया है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का इफेक्ट यही होता है कि जो अभी प्रेजेंट अगर हम देखें इन्फ्लेशन की बात, इन्फ्लेशन अपना हाई इकोनॉमी में, तो उसका इफेक्ट इस पे भी हुआ है, एग्स और चिकन से, है ना। ये नॉन वेज अगर प्रोटीन सोर्स की बात की जाए तो इसमें सबसे चीपेस्ट होते हैं, है ना, सबसे चीप सस्ते मिलते हैं एग और चिकन। बट ये जो एग और चिकन प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस अभी सबसे ज़्यादा है, स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस हैं, है ना, बहुत हाई प्राइसेस चल रहे हैं, तो इस वजह से इन्फ्लेशन मार्केट में हो ही गया है ना। तो जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो हम देख रहे थे अभी 6.3 के आसपास चल रहा था, तो फूड इन्फ्लेशन हो गया, सीपीआई इन्फ्लेशन हमारा हाई हो गया, और इनका मतलब एग्स और चिकन प्रोडक्ट्स का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है अभी सीपीआई में, एंड मतलब सीपीआई इन्फ्लेशन में। एंड जो इस वजह से यही पोल्ट्री सेक्टर और जो फार्मर्स हैं वो सफर्ड, उनको लॉस तो हुआ है, ये पूरा का पूरा ये सब इफेक्ट है। तो सॉल्यूशंस क्या हो सकता है ना, सॉल्यूशन यही है कि जो हमारा गवर्नमेंट है अभी, तो वो नॉन फिजिकल और फिजिकल रिलीफ मेजर्स दे अभी सेक्टर को, है ना। जो टर्म लोन्स हैं, जो लोन्स वगैरह हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, जैसे कोई भी पोल्ट्री फार्म है उसने लोन लिया है, तो ये होता है ना कि पे करना पड़ता है, आपको लोन लिया है तो डेट पे करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा। तो उसका उसका जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज किया जाए, है ना, उस स्ट्रक्चर या तो लोन को रीस्ट्रक्चर किया जाए, थोड़ा सा और फंड उसको दिया जाए ताकि वो पे कर सके और मतलब ऐसा अपना एडजस्ट कर सके सारा, एंड उसका ड्यूरेशन वगैरह भी बढ़ाया जाए, है ना। एडिशनल वर्किंग कैपिटल लोन उसको दिया जाए, अभी उनको जो हिट हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल का लोन दिया जाए उनको, इंटरेस्ट सबवेंशन हो, है ना, जैसे माफ़ कर दिया जाए थोड़ा बहुत परसेंट, जैसे इन लोगों का रिक्वेस्ट था 4% के आसपास इंटरेस्ट कम कर दिया जाए, एंड परमिट द इम्पोर्ट ऑफ क्रस्ट जीएम सोया सीड्स, तो ये तो डिमांड है ही, मतलब अभी न्यूज़ इसी से रिलेटेड है कि जो जीएम सोया सीड्स हैं, है ना, जीएम वाले जेनेटिक मॉडिफाइड सोया सीड्स हैं, उनका इंपोर्ट अलाउ किया जाए अभी कैप्टिव कंजप्शन ऑफ फार्मर्स फॉर पर्टिकुलर टाइम के लिए, है ना। तो जो फार्मर्स हैं, पोल्ट्री फार्मर्स हैं, उनके यूज़ के लिए जीएम सोया सीड्स को अलाउ किया जाए, एंड मतलब इस वजह से अगर ये होगा तो फिर थोड़े दिन बाद मतलब जो रॉ मटेरियल की मार्केट है अभी जिसमें इन्फ्लेशन आया हुआ तो स्टेबलाइज हो जाएगी। तो मतलब जीएम सोया सीड्स मतलब इसके लिए यूज़ किया जाए पोल्ट्री के लिए, मतलब सोयाबीन ऐसे नहीं कि जीएम वाला सोयाबीन ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं, ये पोल्ट्री में जो फार्मर्स हैं उनके लिए अलाउ किया जाए बस, जो क्रस्ट आता है जो फीड बनता है फिर उसका। तो ये हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं प्रेजेंटली, एंड उनका सॉल्यूशंस मतलब इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि हमें मतलब
लोन्स वगैरह दिया जाए और ये परमिट अलाउ किया जाए बाहर से इम्पोर्ट, सो दैट कि मार्केट फिर स्टेबलाइज हो जाएगी और जो इन्फ्लेशन है वो भी मतलब रॉ मटेरियल का जो प्राइस राइज हो रहा है वो भी सेट डाउन हो जाएगा ना, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, फिर हमारी थर्ड न्यूज़ है, ये है इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन से रिलेटेड कि प्रेजेंटली इकोनॉमिक सिचुएशन है इंडिया की वो मतलब अच्छी नहीं है, स्लो डाउन सिचुएशन हमारी, लो ग्रोथ है, ग्रोथ हमारी है लो एंड इन्फ्लेशन है अपना हाई, है ना। तो इसको मतलब प्रेजेंट क्या चाहिए फिर हमें, मतलब गवर्नमेंट को पॉलिसी इंटरवेंशन की भी रिक्वायरमेंट है ना। तो इस न्यूज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है इस सेक्टर में अभी, मतलब इकोनॉमी में अभी प्रॉब्लम्स क्या है। तो सबको पता है कि डिमांड लेस है, एक तो डिमांड कम है मार्केट में, है ना, कि कोविड आया है जब से तो डिमांड कम हो गई है, पेंडेमिक हिट है, डिमांड कम क्यों है, एक तो पेंडेमिक है उस वजह से लोगों का जॉब लॉस हो गया है ना, पे कट्स हो गए हैं, तो डिमांड कहाँ से होगी, मतलब उनके पास पैसा ही नहीं है तो डिमांड करेंगे कैसे। दूसरा एक्सपोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट्स की मतलब क्या है, अभी वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो इकोनॉमी राइज करना शुरू हुई है, जैसे यूरोपीय यूनियन है एंड यूएसए, उन्होंने काफ़ी पैकेज दिए थे, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, आईएमएफ ने अभी उनका इंक्रीज भी किया है इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे, है ना, जो प्रोस्पेक्ट है। तो इस वजह से एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारा भी इंक्रीज हो रहा है और वर्ल्ड लेवल पे भी। बट हमारे एक्सपोर्ट्स में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी कि हमारा जो फ्रेट कॉस्ट है ना, वो राइज कर रहा है, फ्रेट कॉस्ट राइज कर रहा है। दूसरा हमारे पास कंटेनर्स कम है ना, जैसे तो हमें ये सारी चीज़ें अपनी ठीक करनी पड़ेंगी, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। तो हमें एक्सपोर्ट जैसे राइज कर रहा है कि ग्लोबल मार्केट बढ़ रही है तो एक्सपोर्ट हमारे इंडिया के भी बढ़ रहे हैं, ग्रोथ बढ़ रही है। बट उस टाइम पे हमारे जो दूसरे इश्यूज आ जाएंगे, जो फ्रेट कॉस्ट है तो उसको हम अगर पास ऑन करेंगे प्रोडक्ट पे तो हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो कॉस्टलियर हो जाएगा वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि हमें तो वर्ल्ड मार्केट में दूसरे कंट्रीज के साथ भी देखना पड़ता है ना कि हमारा कॉस्ट मतलब हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो, तो हम पास ऑन भी नहीं कर सकते, हमें सब कुछ देखना मैनेज करना पड़ता है। तो हमें जो भी इश्यूज आ रहे हैं इसको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा एक्सपोर्ट के लिए, है ना। फोर्थ अपना हाई इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इन्फ्लेशन तो सबको पता है कि अभी सीपीआई इन्फ्लेशन भी बहुत हाई चल रहा है, मतलब जो रेंज होती है 2 से 6 वाली आरबीआई की, तो उसको क्रॉस कर गया था, 6.3% था। एंड भाई इसी वजह से हाई कमोडिटी प्राइसेस हैं ही, है ना, जो भी कमोडिटीज़ हैं अगर आप कॉपर स्टील वगैरह ये सब लगाएं तो वो भी हाई हैं। एंड दूसरा ये जो हमारी फूड वाली जो हैं, जैसे अभी हमने न्यूज़ देखी थी एग्स वाली ये सब, एंड तो ये भी हाई है। एंड दूसरा जो ऑयल वगैरह था उनकी भी कॉस्ट हाई है। एंड और फ्यूल प्राइसेस भी हमारे हाई हैं, अगले न्यूज़ में अगले पॉइंट में है ये। तो कमोडिटी प्राइस हमारे हाई है, हाई एसेट प्राइसेस हैं, है ना। एंड फिफ्थ पे अपना यही कि फ्यूल प्राइसेस भी हाई हैं, जिस पे हाई टैक्स लगा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है, तो हाई फ्यूल प्राइसेस हैं। मतलब अभी थोड़े टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि हाँ थोड़ा सा उन लोगों ने प्रोडक्शन सप्लाई बढ़ाई है जो ओपेक प्लस है, बट अभी भी फ्यूल प्राइसेस अगर टैक्सीज मतलब इस पे हाई है, तो इस वजह से जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है अपनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वो हाई हो जाती है, तो फिर उसका कॉस्ट कोई पास ऑन करना होता है, फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई हो जाती है ना। एंड इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो उसका इशू अभी ये चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट जैसे आरबीआई ने इन्फ्लेशन इतने है तो भी अगर इंटरेस्ट रेट अभी नहीं बढ़ाई है ना, लेकिन कितने दिन तक नहीं बढ़ाएगा, मतलब सिचुएशन इन्फ्लेशन की ऐसे हाई रही तो इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर हम इंक्रीज करेंगे इंटरेस्ट रेट को, है ना, हाई इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए, तो इस वजह से फिर डिमांड हिट होगी, इन्वेस्टमेंट हिट होगा, है ना। तो अगर इंटरेस्ट रेट को अगर हम हाई करेंगे तो जो लोन वगैरह की डिमांड होती है कंज्यूमर्स की वो कम होगी, और कंज्यूमर अगर लोन कम लेंगे तो वहीं स्पेंडिंग कम होगी, स्पेंडिंग कम होगी तो फिर वहीं जो सर्कल है वो प्रोडक्शन नहीं होगा और सप्लाई नहीं होगी, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट अगर इंटरेस्ट रेट हमने हाई बढ़ा दिए तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं बिजनेसमैन होते हैं वो हाई इंटरेस्ट पे लोन नहीं लेना चाहेंगे और फिर हमारा प्रोडक्शन हिट होगा इससे। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना तो अभी मतलब ठीक नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन हाई होता है तो आरबीआई का एक मेजर होता है ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, तो ये भी एक इश्यू है अभी। ग्रोइंग एनपीएस, तो सबको पता है कि जो बैंक्स हैं उनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बैड डेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं वो, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं अभी। और इस वजह से जो एसएमई सेक्टर है हमारा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका मीन्स की मोमेंट आ गया है। तो ये मीन्स की मोमेंट क्या होता है, मीन्स की है या मीन्स का ही मोमेंट है, ये क्रेडिट साइकिल से रिलेटेड होते हैं। जो मतलब जो हमारा क्रेडिट साइकिल होता है वो 3 स्टेज से होके गुजरता है। तो फर्स्ट में होता है कि हम जो बैंक्स जब लैंड कर रहे होते हैं बहुत ही रिस्क अवर्जन की तरह बहुत ही ध्यान रख के कॉन्शियस होके लैंड करते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है, वो ट्रस्ट वर्दी जो होते हैं उन्हीं को लैंड करते हैं कि हाँ भाई ये ट्रस्ट वर्दी है, ये हमारा मतलब पे कर देगा प्रिंसिपल भी इंटरेस्ट भी। और थर्ड स्टेज होती है उसमें जब एसेट प्राइस हाई हाई होते हैं, एसेट प्राइस हाई है, जैसे अभी क्या इक्विटी मार्केट में काफ़ी बूम देखने को मिल रहा है और सारे मतलब जो एसेट्स हैं उनके प्राइसेस हाई हैं, तो इस वजह से क्या होता है बैंक मतलब लोन दे देते हैं, बैंक को लगता है भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, मतलब अच्छा हो रहा है और ये लोग हमारा डेट मतलब वो बिना देखे कि ये लोग हमारा पे कर पाएगा डेटर हमारा प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे कर पाएगा कि नहीं, सेंटिमेंट के बेसिस पे मतलब जो एसेट प्राइस हाई है उनके बेसिस पे लोन दे देते हैं। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं इसमें।
मीन्स की मोमेंट में। तो हमारा एसएमई जो है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इस सेक्टर से मतलब इस मोमेंट की वजह से वो अभी फेस कर रहा है सिचुएशन, है ना। मतलब दूसरे सेक्टर्स में काफ़ी बूम देखने को मिल रहा है, बैंक्स ने लोन दे दिए और हमारे बैड डेट हो गए हैं। एसएमई को अब लोन देते हैं तो बहुत ही सोच समझ के लोन देते हैं, मतलब उनको ईजी नहीं मिलता है, उन पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ये सब सिचुएशन चल रही है। तो इसका मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स है हमारी। तो इनका मतलब इफेक्ट क्या है, प्रॉब्लम्स का इफेक्ट क्या होगा वही हमारी जो विशेष साइकिल है इकोनॉमी का, लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन है अभी, है ना। इन सब प्रॉब्लम्स का इकट्ठा हो गए तो ग्रोथ हमारी कम होगी, इन्फ्लेशन हमारा ज़्यादा हो गया, और जो रिकवरी हो रही है प्रेजेंटली वो के शेप्ड रिकवरी है। हाँ, तो के शेप्ड रिकवरी क्या होती है, ये होती है कि मतलब इसमें एक तो यही होती क्या है, ये तो यही कि एक सेक्टर ग्रो करता होता है, दूसरा जो सेक्टर है वो लॉस में जा रहा होता है, एक अप ऊपर जा रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, और सेकंड जो सेक्टर होता है वो सफ़र कर रहा होता है। तो इसमें प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, जो के शेप्ड रिकवरी है इसमें जो बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनको तो मतलब उनको डेट कम लिया उन्होंने, डेट भी कम था उनके पास, तो उन्हें पे भी कम करना पड़ा, इंटरेस्ट वगैरह, और वो तो प्रॉस्पर कर गए, वो तो राइज कर गए। लेकिन जो स्मॉल मीडियम सेक्टर है उनको एक तो लोन नहीं मिल रहा, जो पहले लोन था उसका इंटरेस्ट पे करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको लॉस हो रहा है, तो उनका लॉस है, और बिग जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका राइज है। तो जो उनको तो ऊपर वाले की साइड जाएंगे के में, और जो नीचे जाएगा तो ऐसा ही सेक्टर जाएगा। तो ये इफेक्ट है। हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि को इसको के शेप रिकवरी क्या होती है। ये यही एक सेगमेंट होता है जो मतलब आफ्टर पोस्ट रिसेशन की सिचुएशन के बाद होती है मोस्टली तो, बट अभी कोविड वाली सिचुएशन थी उसमें एक रिसेशन ही पहुंच गया था। तो हम डायग्राम में अगर हम देखें तो जैसे पहले इक्वल चल रहे थे दोनों सेक्टर, है ना, फिर इकोनॉमिक रिसेशन आया या फिर अभी कोविड सिचुएशन लगा लो, तो उसमें जैसे दोनों सेक्टर नीचे चले गए, बट जैसे ही राइज शुरू हुआ है ना तो इसमें एक सेक्टर ऊपर चला जाता है ना। वन सेक्टर तो मतलब वो तो अच्छा, उसका अच्छा ग्रोथ रहता है ना, बूस्टअप कर जाता है फटाफट ऊपर की साइड। बट दूसरा जो सेक्टर होता है दूसरा, वो कंटिन्यू सफर करता था, वो नीचे चला जाता है। तो दोनों में काफी डाइवर्जेंस हो जाता है ना। और इस मतलब एक तो ऊपर चला गया, दूसरा नीचे चला गया, ये गैप बढ़ जाता है यहाँ पे, और ये मतलब लेटर के की तरह दिखता है, तो इस लोग के शेप्ड बोल देते हैं, है ना। तो ये होता है मतलब इस वजह से फिर क्या होता है, मतलब अलग अलग मतलब हमारी इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर अलग अलग रेट से अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं ना, कि एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया। और इसका जो इफेक्ट होता है ना वो हमारी इकोनॉमी पे एट लार्ज पड़ता है ना। पूरी की पूरी इकोनॉमी ही मतलब एक तरह से इसमें प्रभावित होती है ना। तो इकोनॉमी में बड़े लेवल पे चेंजेस होते हैं, और सोसाइटी में भी इफेक्ट पड़ता है इससे, कि अमीर और गरीब का डिफरेंस हो जाता है। तो अभी देख लो, अब बड़े कॉर्पोरेट्स में और स्मॉलर जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, स्मॉल फर्म्स होती हैं, वो तो एक तरह से डिस्ट्रॉय ही हो जाती हैं अगर थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट हो गया। तो इससे पूरा इकोनॉमी और सोसाइटी एट ए लार्ज पे इफेक्ट पड़ता है, फंडामेंटल इफेक्ट हो जाता है इस पे के शेप रिकवरी में। तो अगर हमारी वी शेप होती तो ज़्यादा बेनिफिट था के की बजाय। ओके, अगर हम फिर आगे देखते हैं अपना, तो हमने के शेप देख लिया अपना। तो इफेक्ट यही इफेक्ट है, और इस वजह से भाई, और जो हमारा एसएमई सेक्टर है जिसपे मतलब नीचे सफ़र कर रहा है सबसे ज़्यादा, और यही जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और यही सफ़र कर रहा है, तो वही हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इससे मतलब अफेक्ट होगा, है ना। ये अफेक्ट हो गए हमारे। सॉल्यूशंस क्या होगा, ये पॉलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है अभी, गवर्नमेंट की इंटरवेन करना चाहिए गवर्नमेंट को, और इन्वेस्टमेंट जैसे पैकेज दिए हैं एसएमई को, तो और ज़्यादा मतलब इसको हेल्प की ज़रूरत है, एसएमई सेक्टर को अपनी क्रेडिट वगैरह देने की ज़रूरत है ना। सो दैट कि मतलब जो हमारी हाई डिमांड हो, जॉब्स क्रिएट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, डिमांड क्रिएशन हो, उससे वो फिर हाई ग्रोथ हो, प्रोडक्शन हो, सारा मतलब सर्कल सही हो। तो पॉलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है अभी। तो ये अपनी न्यूज़ थी, 3 न्यूज़ थी, हमने जीएसटी को भी देख लिया है, एंड यस पूरा देख लिया कि एशिया इकोनॉमी रिकवरी क्या है। वो जो एक कंसेप्ट जो नया है, मीन्स का ही या मीन्स की है मोमेंट क्या है, वो एक नया ही कंसेप्ट है, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ही रीड किया उसको। सो ओके, तो हमारी तीनों न्यूज़ हो गई हैं, एंड थैंक यू सो मच।